पिछले कुछ समय को अगर देखा जाए तो उसमें आपको एंटी इस्लामिक क्राइम्स बढ़ते हुए दिखते हैं। अरब वर्ल्ड की तरफ हेट्रेड बढ़ती हुई दिखती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें से एक कारण है वो जो इमिग्रेशन क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द यूरोप, जब मेजोरिटी ऑफ द बहुत लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम मिडिल ईस्ट आर मूविंग टुवर्ड्स यूरोप। दूसरी तरफ इस इस्लामोफोबिया और इस एंटी अरब क्राइम का कारण यह भी है कि ट्रंप जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको इस्लामोफोबिक लॉज बनते हुए दिखते हैं। एक डिस्क्रिमिनेटरी पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। एक मुस्लिम लोगों के ऊपर एक वीजा बैन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पूरे ओवरऑल कंट्रीज में, पूरे ओवरऑल दुनिया के अंदर, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर आपको इस्लामोफोबिया जैसी चीजें बढ़ती हुई दिखती हैं। आप न्यूजीलैंड का एग्जांपल भी दे सकते हो, जहां न्यूजीलैंड में आपने एक मेजर मस्जिद के ऊपर अटैक देखा था। साथ ही साथ आप रेशियल अटैक्स भी देख सकते हो मुस्लिम्स के ऊपर इन यूएस, जो जस्टिफाई करता है कि किस तरीके से आज की डेट में पूरी दुनिया में एक इस्लाम को लेकर आपको एक हेट्रेड देखने को मिल रही है। उनके अगेंस्ट लोग जाते हुए दिख रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज की पॉलिसीज भी वैसी ही दिख रही हैं। चाहे वो पोलैंड हो, जिन्होंने पूरी तरीके से आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था माइग्रेंट्स के एंट्री के लिए इनटू देयर कंट्री। राइज ऑफ राइटेस्ट गवर्नमेंट्स इन यूरोप, चाहे वो इटली की बात करें, नीदरलैंड्स की बात करें, पोलैंड की बात करें, यहाँ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स का राइज होने की वजह से भी आपको इस्लामोफोबिया राइज होता हुआ दिखता है। लेकिन यूएस ने इस इस्लामोफोबिक पर्सपेक्टिव को के अगेंस्ट जाते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे एंटी अरब और एंटी इस्लामिक क्राइम्स को कम किया जा सके, इस नफरत को कम किया जा सके। राइट। स्पेशली यूएस के अंदर जब से 7 अक्टूबर 2023 को हमस ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, तब से आपको ज्यूज के अगेंस्ट आपको यूएस में अटैक्स बढ़ते हुए दिखे थे। मुस्लिम्स के अगेंस्ट, अरब्स के अगेंस्ट आपको यूएस के अंदर एक प्रोपेगेंडा रन करता हुआ दिखता था, एक हेट क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हुए दिखते थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जाते जाते बाइडन ने कोशिश की है कि ट्रंप के एक्सक्लूसिविटी से हटकर अमेरिका वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करे। और उसी वजह से एक नई 64 पेज की स्ट्रेटेजी निकाली गई है कि कैसे यूएस के अंदर एंटी अरब और एंटी मुस्लिम क्राइम्स को कम किया जा सकता है, उन हेट क्राइम्स को डिक्रीज किया जा सकता है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी एंटी अरब और एंटी हेट क्राइम्स को या एंटी इस्लामिक क्राइम्स को कम करने में सक्षम है, या फिर इसमें कुछ कमियां हैं, या फिर ये पॉलिटिकल एक एजेंडा है, जाते जाते कुछ ऐसी चीज करके जाना जिससे आप एक बेटर लाइट में दिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज में कुछ इस तरीके से है कि व्हाइट हाउस ने एक ऐसा प्लान रिवील किया है जिससे वो एंटी मुस्लिम और एंटी अरब हेट को कवर कर सके, कंट्रोल कर सके, उनके अगेंस्ट एक्शंस ले सके। ये स्पेशली आपको ऐसे क्राइम्स देखने को शुरू हुए हैं जब से 7 अक्टूबर को हमस ने इजराइल पर अटैक किया था। सबसे पहले हम देखते हैं जो बाइडन जा रहे हैं, ये लास्ट मंथ है उनका, इसके बाद ही विल नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एनीमोर। तो जो बाइडन ने जाते जाते एक नया प्लान किया है जिससे वो एंटी मुस्लिम और एंटी अरब हेट को कंट्रोल कर सके, जो इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ही आपको बढ़ती हुई दिख रही थी। ये 64 पेज की जो स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिल रही है, ये अर्जेंट एक्शन की डिमांड करती है, जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन और बायस जो है अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ये जो रेशियल बायस है अगेंस्ट द मुस्लिम्स, इसे कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं इसको न्यूज में। अगर ये राइजिंग एंटी मुस्लिम और एंटी अरब हेट जो है यूएस में, इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे ये बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई दिखती हैं चीजें कि इस्लाम और मुस्लिम्स के अगेंस्ट, इवन ज्यूज के अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा हेट क्राइम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी हेट क्राइम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एंटी मुस्लिम्स हो, चाहे वो एंटी अरब हो, ये जनरली बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है मुस्लिम्स के अगेंस्ट यूएस के अंदर। उन्हें जगह पे एंटर करने से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके ऊपर वीजा बैन लगाया जा रहा है, कॉलेज और कैंपसेस के अंदर उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें बुली किया जा रहा है। तो ये बहुत लेट आए हैं, लेकिन इसकी जरूरत पहले ही पड़ चुकी थी कि कहीं ना कहीं आप एंटी मुस्लिम क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, समझने वाली बात यह है कि लड़ाई है इजराइल और ईरान और इजराइल और हमस और इजराइल और हिजबुल्लाह, इजराइल और हाउदीज की। लेकिन जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अमेरिका में एक इंसान बैठा है, तो उसे आप डायरेक्टली रिलेट करके उसके ऊपर अटैक मत करो। ये ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक की तरह देखा जाएगा। और लोगों को समझने की भी जरूरत है कि जब तक आप आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई और देश हो, आपको कोऑर्डिनेशन की तरफ तो मूव करना ही पड़ेगा। देखिए, डिवीजन के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन इकट्ठे रहने के लिए आपके पास केवल एक रीजन है, वो है अगर आप सस्टेन करना चाहते हो, आगे वाली जनरेशन के लिए एक बेटर वर्ल्ड प्रोवाइड करना चाहते हो, तो रेदर देन क्रिएटिंग डिवाइड्स इन द वर्ल्ड, आपको एकजुट होने की जरूरत है, आपको कोऑपरेट करने की जरूरत है।
पॉलिटिकल एंड रेटोरिकल फ्यूल हमें यह भी देखने को मिला था जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी टिल 2020, तो हमें वहां यह देखने को मिल रहा था कि वहां एक पॉलिटिकल रेटोरिक भी चलाया गया था और ऐसी पॉलिसीज बनाई गई थी ट्रंप द्वारा जो स्पेशली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज को टारगेट कर रही थी। बेसिकली आपको इस्लामिक कंट्रीज को ट्रंप की पॉलिसीज जो है वो टारगेट करती हुई दिख जाती हैं। उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया गया था जिससे वो एंटर ना कर पाए यूएस के अंदर। इस वजह से एक डर और प्रेजुडिस, डर और आप बोल सकते हो कि पहले से एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है टुवर्ड्स द मुस्लिम इन यूएस कॉज ऑफ दीज पॉलिसीज। तो ये इस्लामोफोबिया का कारण केवल इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ट्रंप की वो पॉलिसीज भी हैं। और जो पास्ट में हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में इंटरफेरेंस हो यूएस का, पूरी तरीके से तो इस्लामिक वर्ल्ड को हमेशा से एक एक्सेप्शनल पर्सपेक्टिव से देखा है यूएस ने। और ये ट्रैवल बैन जैसी चीजें करके आप अपने आप को वैसे लिबरल डेमोक्रेसी बताते हो, वैसे लिबरलिज्म के मशाल टॉर्च बियरर बताते हो, लेकिन अगर ऐसी पॉलिसीज आप बताओगे जो एक्सक्लूसिव है नेचर में, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही पॉइंट को काउंटर कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। इस्लामोफोबिया और जेनोफोबिया आपको बढ़ता हुआ दिखा है यूएस के अंदर। जैसे अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, जेनोफोबिया का मतलब होता है किसी भी ऐसे इंसान से नफरत करना जो आपके साथ अलाइन नहीं करता, जिसका आइडिया, जिसका कलर, जिसकी नेशनैलिटी, जिसका रिलीजन आपके जैसा नहीं है, आप उसे पूरी तरीके से डिस्कार्ड करोगे। बोलोगे कि जी व्हाइट अमेरिकन आर दी ओनली ट्रू अमेरिकन, उसके अलावा जो भी आ रहे हैं उनके अगेंस्ट आपको रेशियल अटैक्स होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो जेनोफोबिया है अलॉन्ग विद इस्लामोफोबिया, तो इस्लाम के अगेंस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी आपको हेट क्राइम्स बढ़ते हुए दिखते हैं यूएस के अंदर। मुस्लिम और अरब कम्युनिटीज के ऊपर कुछ ज्यादा होता हुआ दिखता है, हेट स्पीच निकलते हुए दिखते हैं आपको उनके अगेंस्ट, और अटैक्स जो है वो काफी ज्यादा विजिबल हैं व्हेन कंपेयर टू द अदर कम्युनिटीज। आपको मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो हेट क्राइम्स हैं यूएस के अंदर वो थोड़े से ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं। बट दिक्कत ये है यूएस एंटी मुस्लिम हेट पे चल रहा है, एंटी मुस्लिम पर्सपेक्टिव पे चल रहा है, एंटी अरब पर्सपेक्टिव पे चल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में वो रिलीजियस फ्रीडम के गाने गाते हुए घूमता है कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को भी उसने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रख रखा व्हेन इट कम्स टू दिस रिलीजियस फ्रीडम इटसेल्फ। जो रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स निकलती है उसमें इंडिया को काफी ज्यादा नीचे रखा गया है। आप अपने देश को तो संभाल नहीं पा रहे हो, इंडिया में आपको माइनॉरिटीज की चिंता सता रही है, जबकि आपके यहाँ स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो एंटी मुस्लिम हैं, जो एंटी इस्लामिक हैं। तो आप खुद के ऊपर नजर, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि क्या आप माइनॉरिटीज को ठीक से सेफगार्ड कर पा रहे हैं। और ये पॉलिसी जताती है, दिखाती है कि कहीं ना कहीं यूएस के अंदर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं और उन्हीं को टारगेट काउंटर करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जैसा मैंने बनाया वो जो बताया, जो आपको हेट क्राइम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं स्पेशली पोस्ट इजराइल, उसको काउंटर करने के लिए ये पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पर्सनलाइजेशन ऑफ द इशू, आपको कुछ कुछ ऐसे क्राइम्स देखने को मिले थे जिसने ह्यूमैनिटी का को झंझोड़ कर रख दिया था। एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम था वादिया अल फयूम, एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन है, इसको बड़ी ही बेरहमी से बास्केटबॉल कोर्ट में मार दिया गया इलियोनिस के अंदर, इन यूएस के अंदर, राइट। ये एग्जाम्पल है कि आप 6 साल का बच्चा आपको क्या नुकसान पहुंचा रहा था, 6 साल के बच्चे से आपको क्या हेट था, क्या थ्रेट था। तो आप अगर इस लेवल पर पहुंच चुके हो कि आपका एंटी इस्लामिक हेट इतना बढ़ चुका है कि आपने 6 साल के बच्चे को वहां मार दिया बास्केटबॉल कोर्ट पर, जो बेचारा केवल खेलने गया था, तो ये सच्चाई बताता है यूएस की। जो टॉर्च बियरर बना घूम रहा है ना रिलीजियस फ्रीडम का, माइनॉरिटी राइट्स का, उस देश के अंदर 6 साल के बच्चे को भरी दोपहरी में बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर एडल्ट्स द्वारा मार दिया जाता है इन द नेम ऑफ एंटी इस्लाम हेट। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि किस लिए, मतलब ये पॉलिसी आनी क्यों जरूरी थी। आप इस तरीके से अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी नहीं बोलोगे, इस तरीके से आप अपने आप को इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बोल सकते। जो ट्रंप ने जो पॉलिसीज अपनाई थी उससे एकदम कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रही है इस पॉलिसी के अंदर। वो रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, वो रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे थे, वो नो फ्लाई जोन दे रहे थे कुछ कंट्रीज को, वो वीजा ट्रैवल बैन लगा रहे थे मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर। मतलब इस्लामोफोबिया आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज में देखने को मिल रहा था। इस्लामोफोबिया इस हद तक बढ़ चुका था कि सरकार खुलेआम आउटराइटली इस्लाम को टारगेट कर रही है, एक माइनॉरिटी ग्रुप को एंटर करने से देश के अंदर टारगेट कर रही है। ऐसे केस में ऐसी पॉलिसी आना मे बी टू लेट, बट जरूरी था, जिससे आप इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ मूव कर सको। और बाकी दुनिया को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर यूएस एक लिबर्टी का, लिबरलिज्म का एक मसीहा बन के बैठा है और वो जब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हमारे यहाँ हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड उन्हें भी समझने की जरूरत है कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन आप कॉमन मैन को, कॉमन किसी भी इंसान को टारगेट नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसी पॉलिसीज चलाते हैं तो आपको ये 6 साल वाले बच्चे जैसा इंसिडेंट आपके देश में भी होता हुआ दिख सकता है। और ये ह्यूमैनिटी के मुंह पे एक तमाचा है कि इतना डेवलप कर चुके हो, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुके हो, मार्स पे जा चुके हो, चांद पे जा चुके हो,
लेकिन आपस में बैठ के बातचीत करने की औकात नहीं है इंसान की। बंदूक उठा के एक दूसरे को धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, रिलीजन मतलब बेसिकली रीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, एक फॉर एग्जांपल इन इंडिया बेसिकली आप देख रहे हो कि हेट क्राइम से कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, और अगर ये नहीं होते तो कुछ और होता। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी हो चुकी है कि वो अपने आप को एक आइडेंटिटी से अटैच करता है और उसे डिफेंड करने में लग जाता है, चाहे उसके लिए उसे दूसरे इंसान को मारना ही क्यों ना पड़े, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ने की जरूरत है, ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ने की जरूरत है। ऐसी पॉलिसीज को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करने की जरूरत है जहां किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा हो। डिग्निटी एंड इक्वालिटी, अगर ये पॉलिसी कहीं ना कहीं जिनके अगेंस्ट टारगेट किया जा रहा है, जिनको, चाहे वो अरब लोग हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों किसी और कंट्री के, उनकी डिग्निटी और राइट्स को वापस से प्रमोट करने की जरूरत है, उन्हें सिक्योर करने की जरूरत है। यूएस लॉ जो है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को रिजेक्ट करता है, एक इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटेजी आई है ये उसी को प्रमोट करती हुई हमें दिखती है। आगे बढ़ते हैं। जो पुराने टाइम पे 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक और एंटी सेमिटिस्ट स्ट्रेटेजी लेके आई थी, मतलब आपको यूएस के अंदर ज्यूज के अगेंस्ट भी क्राइम्स बढ़ते हुए दिख रहे थे। तो 2023 में एक ज्यूज के क्राइम्स, ज्यूज के अगेंस्ट जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी एक पॉलिसी लाई गई थी, जिससे अब लेकिन ये मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। तो ये दिखाता है कैसे ब्रॉडर कमिटमेंट है कि किसी भी तरीके का हेट क्राइम यूएस अलाउ नहीं करेगा। एक ऐसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर आप ऐसी हरकतें करते हुए नहीं दिखोगे। लेकिन कुछ काउंसिल फॉर अमेरिकन एंड मिडिल ईस्ट रिलेशंस, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्रिटिसाइज कर रही है इस पॉलिसी को। यार कारण कि एक तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं आपने, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किए हैं। दूसरी चीज बहुत लेट है, आप जाने वाले हो, इसके बाद वापस आपको ट्रंप आते हुए देखेंगे, हो सकता है वो रिवर्स कर दें इस पॉलिसी को। तो टू लिटिल टू लेट। और स्पेशली वो ये भी बोल रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटरी फेडरल वॉच लिस्ट है और जो नो फ्लाई जोन्स बना रखे हैं, नो फ्लाई लिस्ट बना रखी है आपने, जो ट्राइबल वीजा बैन लगा रखे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं हटाने की जरूरत थी। ये जो ग्रोइंग टेंशन आपको कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो एंटी सेमिटिज्म के हों, इस्लामोफोबिया के हों, चाहे वो एंटी अरब हेट हो, स्पेशली यूएस कैंपसेस और सोसाइटी के अंदर, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट देखने को मिलती है कि हमें जरूरी है ये पॉलिसी लाना। अगर ये नहीं आती तो शायद आप एक ऐसे डायरेक्शन में मूव कर चुके थे जिसके बाद आप अपने आप को इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बोल पाते। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अनलाइक अर्लियर पॉलिसीज जो रिएक्शनरी होती थी, जो शॉर्ट टर्म गोल्स अटेन करने की बात करती थी, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि लॉन्ग टर्म में यूएस को एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरह कैसे सस्टेन किया जा सकता है। तो बेसिकली ये कोई शॉर्ट टर्म गोल या शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के लिए नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि कैसे यूएस के अंदर ये जो एंटी हेट क्राइम्स हैं, जो एंटी इस्लाम या एंटी अरब पर्सपेक्टिव चल रहा है, एंटी ज्यू पर्सपेक्टिव चल रहा है, एंटी सेमिटिज्म चल रहा है, इसे कैसे काउंटर किया जा सकता है। इसका कंपैरिजन किया जाए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से तो पूरा उल्टा ही है। जो ट्रंप का मुस्लिम ट्रैवल बैन था उसको खत्म कर दिया गया है, जब बाइडेन की पॉलिसी इक्वालिटी दिखाती है रेदर देन एक्सक्लूजन, जो ट्रंप की पॉलिसीज दिखा रही थी। जो 2023 में एंटी सेमिटिज्म स्ट्रेटेजी आई थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, उसके जैसी ही सिमिलर देखने को मिल रही है। अब तक जो होता था वो हमें रिएक्टिव अप्रोच देखने को मिल रही थी। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी 6 साल के बच्चे को मार दिया, कोई एंटी इस्लामिक अटैक हो गया, तो उसके रेस्पॉन्स में आप कोई पॉलिसी में निकाल रहे हो। ये जो है ये प्रोएक्टिव पॉलिसी है, मतलब आप ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन के लिए नहीं बनाई है, आपने ये लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाई है कि फ्यूचर में आने वाले समय में इसे किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सिविल राइट्स के ऊपर फोकस किया गया है कि सिविल राइट्स प्रोटेक्शन स्पेशली मुस्लिम्स के और अरब्स के बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं हमें पास्ट प्रैक्टिसेस जो आपने अपना रखी थी, चाहे वो रेशियल प्रोफाइलिंग हो, चाहे वो सर्वेलेंस हो, कुछ कंट्रीज और कुछ लोगों को आपने, स्पेशली इस्लामिस्ट को आपने सर्वेलेंस के अंदर डाल रखा था, वो एक्सक्लूसिविटी दिखाता है, एक्सक्लूसिवनेस दिखाता है, इंक्लूसिविटी नहीं दिखाता सोसाइटी की। तो उसके अगेंस्ट जाते हुए आपने सिविल राइट्स पे फोकस किया है और सबको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है। जैसा मैंने बोला है कि ट्रंप की पॉलिसीज वर एक्सक्लूसिव, ये पॉलिसी आपको इंक्लूसिविटी की तरफ मूव करती हुई दिखती है। कहीं ना कहीं आप सबको साथ लेने के चलने की कोशिश कर रहे हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये मेक श्योर कर रहे हो। जो पास्ट पॉलिसीज हैं उनको, उनके क्रिटिसिज्म को कहीं ना कहीं तक एड्रेस करने की कोशिश की गई है। सिविल राइट्स ग्रुप ने जो इश्यूज उठाए थे, जैसे उनको काउंटर करने की कोशिश की गई है, ट्रैवल बैन जैसी चीजों को रिमूव करने की कोशिश की गई है, जो रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही थी उन सब चीजों को रिमूव करने की कोशिश की गई है। फोकस हमेशा से ही रहा है इस पॉलिसी का हेट क्राइम्स के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली अगेंस्ट इस्लामिस्ट एंड अरब कंट्रीज। तो ये कहीं भी पास्ट पॉलिसीज जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटीज के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया था, उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है कि नेशनल सिक्योरिटी और इंक्लूसिविटी या लिबरल पर्सपेक्टिव को आप बैलेंस करके चलें, एक दूसरे के अपोजिट ना माने, एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्शन में ना माने। सिविल राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो स्टेप अच्छा है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं है?
जैसे काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, कायर, इनका कहना है कि जो बाइडेन की स्ट्रेटजी है ये बहुत कम है और काफी लेट आई है और ये इनफ नहीं है जो इतना बड़ा इशू है हेट क्राइम्स का उसको टैकल करने के लिए। दूसरी चीज, कायर और अदर ग्रुप्स ने बोला था कि जो फेडरल वॉच लिस्ट बना रखी है आपने कि किस किस के ऊपर ज्यादा नजर रखी जाएगी, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन जहां से प्लेन्स हमारे यहां नहीं आ सकते, इन चीजों को भी हटाने की जरूरत है। और ये सारी पॉलिसीज ये टारगेट करती हैं मुस्लिम्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली, मतलब ये टारगेटेड है टुवर्ड्स मुस्लिम। तो आपको ये डेफिनेटली रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, विच इज नॉट गुड फॉर एन इंक्लूसिव सोसाइटी लाइक अमेरिका। इमीडिएट और कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं है। इनका कहना है क्रिटिक्स का कि यार ये जो मेजर्स बनाए गए हैं ये एनफोर्सेबल एक्शंस के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहे, मतलब आसान भाषा में ये लॉन्ग टर्म गोल्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप पॉलिसी अप्रोच तो अपना लोगे लेकिन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी तो चाहिए। तो ये जो पॉलिसी है लॉन्ग टर्म अप्रोच है जैसे मैंने आपसे बताया, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ रिलेटिवली थोड़ा कम फोकस करती हुई दिखती है। पॉलिसी पे ज्यादा फोकस कर रही है रेदर देन इंप्लीमेंटेशन। आप पॉलिसी फ्रेमवर्क में पूरी तरीके से एंगेज हो गए, आप ये नहीं समझ पाए कि इनकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी आपको काम करने की जरूरत है। अगर इंप्लीमेंट ही नहीं होगी पॉलिसी तो वो नथिंग, दैट इज नथिंग बट पेपर। उस कागज का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसे ग्रास रूट रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं या ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पॉलिसी। इनका कहना है कि सफिशिएंट लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती उन मुस्लिम्स और उन अरब्स को जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। पॉलिसी बढ़िया है लेकिन लीगल प्रोटेक्शन की कहीं ना कहीं कमी है इसके अंदर अभी भी। पॉलिटिकल टाइमिंग भी क्वेश्चन की जा रही है। आपका प्रेसिडेंशियल टर्म हो चुका है खत्म, आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं जो अपने कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, जो अपने एक एंटी इस्लामिक पर्सपेक्टिव के लिए जाने जाते हैं, इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं। आप ऐसे टाइम पे एक पॉलिसी देके जा रहे हो जो जिसके मेजोरिटी ऑफ द चांसेस है थोड़े टाइम में वो क्या कर दी जाएगी, रिवर्स ही कर दी जाएगी। तो इसका पॉलिटिकल टाइमिंग रिस्पॉन्स जो है, जो टाइमली जो रिस्पॉन्स आया है, जिस टाइम पे आया है, उससे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार पहले कर देना चाहिए था ये काम, तो अब तक शायद कुछ इसमें बेटरमेंट किया जा सकता था। लेकिन स्टिल बेटर लेट देन नेवर, बट इट्स स्टिल टू लेट एंड टू लिटिल। इन सारे पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक सवाल है, प्लीज इसे आंसर करने की कोशिश करना 250 वर्ड्स के अंदर। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स न्यू स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट एंटी मुस्लिम एंड एंटी अरब हेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ rising discrimination following the Israel-Gaza conflict. How does this strategy compare to previous policies and what are the criticism raised by civil rights group? Right? Do try to attempt this. This was all from my end. Thank you so much guys. Subscribe to our YouTube channel that is Sahel Academy and have a good day.